आदरणीय किसानों, नौजवान साथियों, आदरणीय किसानों, नौजवान साथियों, पत्रकार बंधु और पुलिस प्रशासन के लोग, ये जो मंडी परिषद में आज की जो पंचायत डबरा ग्वालियर में लग रही है, जहां पे हमारा आने का पहली बार सौभाग्य प्राप्त हुआ। नाम जरूर कई बार सुना, बाबा मोहन सिंह जी के ने उन्होंने बताया कई बार, यहां के लोगों ने बताया, राजवीर सिंह जी ने बताया, अनिल से बात हुई, यहां के लोगों से बात हुई, और यहां के लोग बहुत आंदोलन में, दिल्ली के आंदोलन में हिस्सा लिया। और ये वही मध्य प्रदेश है कि जब दिल्ली में एक कानून बनाए तो यहां की बीजेपी सरकार ने 182 मंडी मध्य प्रदेश की बेचनी निकाल ली। मतलब उनको सब्र नहीं हुआ कि दिल्ली में आंदोलन चल रहा कानून वापसी का। जो ए ग्रेड की मंडी थी, ये जो बड़ी बड़ी मंडी थी, इन मंडियों को आपको शायद पता भी होगा कि इन मंडियों की जो खाली जगह है, इनको बेचने का उन्होंने प्रस्ताव कर दिए इनकी, कि इसका कोई जरूरत नहीं, इसकी नहीं है। 3 कानूनों में मंडी बाहर बन जाएगी और इन मंडी को जो आरएसएस के लोग होंगे पट्टे पे देने का पूरा तैयारी उनकी चल रही है। 1000 मीटर से 500 मीटर जगह छोटी इंडस्ट्रीज लगाने के लिए ये मंडियों की पूरे ये प्लांट, इसके प्लॉट बनेंगे। इसमें छोटी छोटी चाकी, दाल उद्योग, धान उद्योग, दूसरी इंडस्ट्रीज एग्रीकल्चर के नाम पे, वे किसी और को नहीं देने वाले। वे उन्हीं कोई 30-30 साल की लीज पे ये देंगे। जिस पर 30 साल की लीज चली गई, उसके फिर 30 साल बढ़ जा और फिर उसी की हो जाती है। ये तो दिल्ली में आंदोलन हुआ कि ये छूटा, और बिहार के अंदर इन्होंने किया है। जो बाजार समिति है, वहां पे बाजार समिति मंडियों को कहते हैं, वे 2005 से 6 से वहां की बंद हैं। आज अगर उसकी हालात आप देखोगे तो किसान का माल वहां का व्यापारी खरीदने जाता है, उसके गांव में अपनी गाड़ी लेकर जाता है, अपनी तराजू लेकर जाता है, अपना भाव लेकर जाता है, और कब पैसे देगा वो भी उसी को ही पता है। देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि कहीं पर भी माल बेच लो, मंडी में तो बिक नहीं रहा, मंडी की व्यवस्था तो सुधार नहीं रहे। मंडी एक किसान का प्लेटफॉर्म है, वहां पे तो सुधार हो नहीं रहा। बाहर हो जाएगा सुधार, मंडी के बाहर किसान, वहां का किसान वहां लेकर आएगा, वहां का वहां लेकर जाएगा और वो बाहर माल बेच लेगा। ये सब पूरे देश को बर्बाद करने का एक जो षड्यंत्र है कि देश के किसानों को भाव ना दिया जाए, इनकी जमीनें खरीदी जाए। और जो कहते थे ना कि 22 में हम आमदनी दुगनी कर देंगे, वो एक षड्यंत्र था कि 22 तक ये कानून हम लागू कर देंगे और उसके बाद में इनकी जमीन खरीदना। जो व्यापारी वर्ग है, जो बड़े लोग हैं, जो बड़े उद्योगपति हैं, आपकी जमीन खरीद रहा है। वो सड़क के नजदीक की सब जमीनें व्यापारी के पास में चली गई। जो क्लोज था, 2013 का भूमि अधिग्रहण एक्ट था, उसमें संशोधन कर दिया। फिर आज व्यापारी, जिस व्यापारी से हमने ये जमीन ने छुटाई, हमारे पूर्वजों ने छुटाई, जिनसे हमने जमीन ने खरीदी, वापसी ली, आज वही जमीन को खरीद रहा है वापसी। महंगी जमीन किसान नहीं खरीदता, महंगी जमीन होगी तो किसान बेचेगा।
और कहेगा कि जमीन महंगी होगी, मैं दूसरा काम करूंगा। महंगी जमीन को व्यापारी खरीदता है और सस्ती जमीन किसान खरीदता है। तो जमीन महंगी हो रही है तो व्यापारी जमीन नुमा आ गया है। आप अपनी जमीन ना बेचे, बड़े मेहरबानी करें, जमीन बेचने का काम ना करें। भारत सरकार कहती है कि इन्होंने हमारा जो पॉलिसी थी, जो हमारी 30 साल में जो हमारा काम होना था, वो इन्होंने लेट कर दिया। हमारा मतलब है कि किसान आंदोलन करने वाले लोगों ने हमें ये पॉलिसी चेंज करनी पड़ेगी, आगे बढ़ानी पड़ेगी। उनका कोई 30 और 5 और 10 साल का उनका वो नहीं है। उनका यही कि 50, 60, 70 साल में इन किसानों से जमीन यहां से जाए, ये देश मजदूरों का देश बने, ये कॉलोनी लेबर कॉलोनी बने हिंदुस्तान। ये पूरा टारगेट इस तरह की सरकारों का है जो आज वहां पे मौजूद है। ये चाहते हैं कि बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज यहां पे लगेगी, उसके लिए सस्ता मजदूर चाहिए। जो लेबर होगी वो गांव से आएगी। गांव में लोग खेती में काम करते हैं, अगर खेती से डिस्टर्ब होंगे वे हटेंगे तो लेबर के काम आएंगे। और इसीलिए उन्होंने लेबर के जो कानून थे उस पर संशोधन किया। आज सस्ते में 8 और 10 और 11 हजार रुपए में लेबर उनको चाहिए। उनको मार्केट चाहिए। यहां पे जो बड़े बड़े उद्योगपति है, अडानी और अंबानी जैसे, उनको मार्केट चाहिए। जनसंख्या बढ़ रही है, यहां पे खाने की भी जरूरत होगी, लेकिन वो जब उनको मार्केट मिलेगी, जब इस मार्केट पे इस किसानी पे उनका कब्जा हो जाएगा। उनका अगला भी टारगेट है, जैसे ही भूमि अधिग्रहण एक्ट, जैसे ही ये 3 काले कानून जिसमें संशोधन कर रहे हैं, जो कानून वापसी लिए हैं, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वाला फॉर्मूला आएगा तो 30 साल का उनका टारगेट था कि जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हमारे कब्जे में आएगी, हम 30 साल में इस जमीन पे इतने केमिकल डाल लेंगे कि यहां पे फिर खेती पैदा हो ही ना। और जनसंख्या जब बढ़ जाएगी तो अनाज उसके लिए चाहिएगा, तो अनाज भी बाहर से आएगा। यहां का बना हुआ माल बाहर भेजेंगे। यहां पे सस्ती लेबर और मार्केट की तलाश यहां पे आधी दुनिया को है। वे चाहते हैं खासकर के यूएस और यूरोप के कंट्री कि चाइना के कंपटीशन में एक देश हमको मिले जिसकी जनसंख्या ज्यादा हो, सस्ती लेबर वहां पे मिले। तो उनको 2 चीज यहां पे मिलने वाली थी, सस्ती लेबर और बड़ी मार्केट। क्योंकि जो हमारा संगठन है अभी 73 देशों में काम करता है। हमें पूरी दुनिया की पॉलिसी का पता है कि क्या पॉलिसी उनकी चल रही। ये कहेंगे उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, ये घोषणा पत्र में कहेंगे कि बिजली हम फ्री देंगे किसान को, और बिजली पर मीटर लगाए जा रहे, क्योंकि बिजली को प्राइवेट करके, महंगी जमीन करके, बिजली को प्राइवेट करेंगे, महंगी जमीन करेंगे, जमीन किसान बेचेगा, महंगी बिजली करेंगे, उससे किसान अपनी जमीन को बेचेगा। नया सीड बिल लेकर आएंगे, नया एक दूध की पॉलिसी लेकर आएंगे, बिजली मेंटेनेंस बिल लेकर आएंगे। तो बहुत से कानून अब आ रहे हैं। एक आ रहा है सीड बिल, बीज कानून। बीज कानून में जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनका ही बीज बिकेगा। और जिस दिन वो आ जाएगा, सीड बिल हाउस में रखा हुआ है, कभी भी ये पास कर सकते हैं उसको। वो जब आएगा, कंपनी के लोग जाएंगे, नए पुलिस स्टेशन खुलेंगे, बीज पुलिस बनेगी। अभी तो जो हमारे पुलिस के जवान खड़े हैं इनको भी नहीं पता होगा कि नए थाने खुलेंगे, बीज के थाने खुलेंगे। वे कंपनी के लोग इनको कहेंगे कि उस किसान ने मेरी कंपनी का बीज बोया है। अगर उस पर कागज पत्तर नहीं पाएंगे तो पूरा अधिकार उस बीज कंपनी को है, और उसमें सजा और जुर्माना दोनों है। ये पूरी दुनिया में ये चल रहा है कि बीज पे जो अधिकार है, जो बड़ी बड़ी बाइको, वेंसेंटो, सेंजिंटा, ये जो बड़ी कंपनियां आ रही है, जो हाइब्रिड के बाद में जीएम सीड को लेकर आ रहे हैं। अभी एक बड़ी बहस चल रही है सरसों में। क्या सरसों में, देश में सरसों की कमी है? पहले बैंगन में चली, अभी सरसों में चल रही है।
और सरसों को जीएम सरसों लेकर आ रहे हैं। क्या किसी आदमी को, जो यहाँ पे लोग हैं, हमारे पढ़े लिखे अधिकारी भी यहाँ पे होंगे, क्या किसी को पता है कि जीएम क्रॉप्स क्या है, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स क्या है? क्या उसको भारत सरकार उसको मान्यता दे रही है? और आपने बहस उस पर जरूर सुनी होगी, क्योंकि हरियाणा और पंजाब में बीटी कॉटन की आपने जरूर सुनी होगी कि कॉटन वहां पर लगी बीटी, वो बीटी सरसों यहां पर लेकर आना चाहते हैं। और 26 जो फसलें हैं हमारी ओर, जो हमारी सब्जी तरकारी जो वेजिटेबल्स हैं, उनमें 26 में लेकर आना चाहते हैं। और किसी आदमी को, आम जनता को नहीं पता कि इसका क्या नुकसान है। जितने भी पंजाब और हरियाणा में हमारे कॉटन की खेती बीटी की थी, जब उसका बिनोला की खल बनी और वो खल हमारे पशु में गई तो पूरे बांझपन की समस्या उसी बीटी कॉटन से आई। वो हानिकारक है, हार्मफुल है, जहरीली है, लेकिन उस फसल को वे लेकर आना चाहते हैं क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियां उसमें लगी हुई है। हमारा पूरा विरोध उसका है, हम पूरा विरोध उसका करते हैं। और हमने कहा कि कोई भी फिल्टर हम नहीं होने देंगे। वे गेहूं पे, चावल पे, वे गेहूं का एक बीज लेकर आना चाहता था, उसका नाम था मोहन मंडप। एक गेहूं का सीड था, उसका रेट था 12,000 रुपए क्विंटल। मोहन मंडप इसलिए रखा कि मोहन कृष्ण जी का नाम भी है कि बहुत लोग मोहन मंडप के हिंदुस्तान का ही होगा और इसको बीज को हम इस्तेमाल करेंगे। वो हाइब्रिड, उसका विरोध करा। गन्ने की एक प्रजाति लेकर आना चाहते थे कि वो खेतों में पॉलिथीन में, वो हाउसों में बोएगी और जो कंची जो काट के बोते हैं वो नहीं बोएगी। क्या इस तरह का गन्ने का किसान बर्बाद नहीं होगा? क्या जो हाइब्रिड आया है, एक बार अगर बोगा तो दोबारा उसका सीड हम तैयार नहीं कर सकते? तो इस तरह का एक कानून लेकर आना चाहते हैं कि पूरा बीज का जो मार्केट है, जो हमारे गांव में महिलाओं के हाथों में जो मार्केट रहता था, आज उसको पूरा बर्बाद करके और बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही है बीज के क्षेत्र में, क्योंकि खेती को बर्बाद करना चाहते हैं। इनको कोई लगाव नहीं है। यहां पे भी बताया कि मंडी में तौल होती है, रेट होने के बाद में जब तय हो गया और जब व्यापारी के वहां पर जाता है तो फिर कहता है कि 3,300 रुपया मैं इसके कम दूंगा, 250 रुपये कम दूंगा। ये अधिकारियों की जिम्मेदारी है, जो यहाँ के सेक्रेटरी हैं उनकी जिम्मेदारी है। उसके लिए आपको आंदोलन करने पड़ेंगे, उसको लिए आपको धरने पे बैठने पड़ेंगे, और जो अपनी विचारधारा का व्यापारी हो उसके बेचना पड़ेगा। नहीं तो आपको बाहर से लेकर आना पड़ेगा, यहाँ पे उसको ओपन में वो करवाओ। ये नहीं कि आप ही नहीं कि यहाँ पे कोई गुलाम है हम यहाँ पे। ये आंदोलन आपको करने पड़ेंगे, क्योंकि हमने देखा है कि यहाँ पे चना जो क्षेत्र में होता है, गेहूं मंडी में 8-8 दिन तक लोग खड़े रहते हैं, उसकी खरीद नहीं होती। आपको ग्रुप बनाकर उनका व्यापार करना पड़ेगा, खुद ही आंदोलन करने पड़ेंगे, क्योंकि जो 13 महीने आंदोलन चला उससे पूरी एकजुटता हुई। 13 महीने के आंदोलन में कोई भेदभाव ये नहीं रहा कि ये हिंदू है, ये मुसलमान, ये सिख है, ये उत्तर प्रदेश, ये मध्य प्रदेश, ये राजस्थान का है। और जब दिल्ली का आंदोलन चला तो पंजाब के लोग जैसे जैसे आगे बढ़े, हरियाणा के लोग उनके साथ हुए, तो अलग अलग बॉर्डर पर जब लोग बैठे तो किसी की ट्रॉली आगे पीछे लगी तो कभी ये नहीं हुआ कि ये हरियाणा की ट्रॉली है, ये सिख की ट्रॉली है और इसके पीछे लगा लो, वहां पर पंजाब को हम एक जगह आएंगे। उससे एकजुटता बनी। ये एकजुटता बनी रहेगी, इसके लिए आंदोलन करने पड़ेंगे। एक बड़े आंदोलन की देश में फिर जरूरत पड़ेगी। एमएसपी गारंटी कानून जब तक नहीं मिलेगा, जब तक ये व्यापारी जो बड़े उद्योगपति हैं ये लूटते रहेंगे। ये व्यापारी भी कुछ ही दिन के हैं, क्योंकि इनसे भी बड़े आगे हैं। ये तो अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं, लेकिन जो इनसे भी बड़े आगे, जिनको जो कई सौ क्विंटल, कई हजार लाखों क्विंटल ये उन्होंने गोदाम बना रहे हैं जगह जगह, वे खरीदते रखते हैं। ट्रैक बन गए हैं, एक जगह से माल दूसरी जगह भिजवाने में उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। जो व्यापारी होता है, जो बड़ा उद्योगपति होता है, उसको अगर यहां से माल भेजने में फायदा होगा तो वो काम कर लेगा, और वहां से जाने में फायदा होगा तो वो काम कर लेगा।
और ये कहा गया है, चौधरी चरण सिंह जी कहते थे, छोटराम जी कहते थे, सभी जो आंदोलनकारी लोग थे वे कहते थे कि भीखमंगे और व्यापारियों को किसी क्षेत्र से प्यार नहीं होता। अगर इस चौराहे को उसको भीख नहीं मिलेगी तो दूसरे पर चला जाएगा। यही व्यापारियों का हाल है। अगर यहां पे व्यापार उनका ठीक नहीं चला तो दूसरी जगह चले जाएंगे। इनसे बच के रहना, ये आंदोलन ही आपको उससे बचाएगा। और वो कहावत भी है, जिंदा है तो आंदोलन में आ जा और नहीं तो बीजेपी ज्वाइन कर ले। बगैर आंदोलन के नहीं, हमने कह दिया बिल्कुल खुला, क्योंकि ये तोड़ फोड़ वाली सरकारें हैं। ये चोरी करती हैं, बड़ी हुई सरकारों को तोड़ सकती है, उनके वहां चोरी कर लेगी, कोई मुकदमा दर्ज नहीं होगा। किसी आदमी ने बहुत मेहनत से अपनी सरकारें बनाई, चोरी और गुंडागर्दी के दम पे और चीटिंग के दर पे उनकी सरकार तोड़ दी। क्या कोई देश में कोई कानून नहीं है, कोई उनके खिलाफ FIR दर्ज नहीं है? ये चीटिंग करते हैं। कुछ लोग कहते हैं जी आप तो भगवा पगड़ी पहनते हो। हमने कहा कि इनकी तो भगवा ही नहीं, ये कलर भी चीटिंग करते हैं। ये तो संत महात्माओं का कलर है। इनकी तो काली टोपी है, उसका इस्तेमाल करें, उसको पहले। ये तो इनका ही नहीं, ये चोरी करते हैं, ये डरपोक हैं। आप इनके सामने डट के खड़े रहोगे तो इनकी हिम्मत नहीं। अगर जब भी आप डर जाओगे ये हमला करेंगे। ये अभी चुपचाप हैं क्योंकि दिल्ली आंदोलन के बाद में ये पीछे हटे हैं। और चुप रहने वाला आदमी और पीछे हटने वाला आदमी खतरनाक होता है। ये चुप बैठे, कुछ नहीं बोल रहे। अपने आंदोलन और अपनी लड़ाई की तैयारी रखो। हमने वहां पे भी घोषणा की है। कुछ लोग हमारे जेलों में बंद हैं, मुजफ्फरनगर, हापुड़, क्योंकि जरा जरा से भी उसका मुकदमे लगा के उनकी जमानत नहीं होने देते। क्या कोर्ट कचहरी भी इन्हीं के उस पर चल रही है क्या? अगर टेनी वाले मामले में उनका लड़का बंद है तो कोर्ट कहता है कि कितनी देर तक इसको जेल में रखना पड़ेगा, तो उससे आभास होता है कि उसकी बेल होगी। हमारे वाले लोग झूठे फंसाए जाते हैं, जैसे पूरे देश में फंसा रहे हैं। तो हमने भी कहा कि जितने दिन वे लोग जेल में रहेंगे उतने ही दिन बाहर अब आंदोलन चलेगी, क्योंकि आंदोलन बगैर कुछ नहीं है। ये देश आंदोलन की भाषा समझता है। जब देश आजाद हुआ तो अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन थे, तो देश आजाद हुआ और आंदोलन में गांव के लोग हिस्सा लेंगे। अगर कोई व्यापारी होगा आपके बीच में होगा, वो आपको छोड़कर चला जाएगा, उसको ज्यादा विश्वास मत करना, वो सीधा सरकार को ज्वाइनिंग करेगा। इसको मजदूर और किसान चलाएंगे, इसको आदिवासी चलाएंगे, इसको खेत में हल चलाने वाले लोग चलाएंगे, इसको ट्रैक्टर चलाने वाले चलाएंगे। क्योंकि जो ट्रैक्टर का आपने आंदोलन दिया वो पूरी दुनिया में चला है। 26 तारीख को फिर अपना ट्रैक्टर दिवस भी 11 बजे के बाद में हो जाता है। हम अपना झंडा फहरा के और उसके बाद में 10 और 11 बजे के बाद में DC, DM जो SDM होते हैं, हमारे तहसीलदार होते हैं, अपनी तहसील है, मंडियां हैं, अपने गांव हैं, वहां पर अपने ट्रैक्टर को चलाएंगे। क्योंकि देश का नौजवान अगर ट्रैक्टर चलाना भूल गया तो ये खेती बंजर होगी, और देश का सैनिक अगर टैंक चलाना भूल गया तो सीमाओं पर दूसरों का कब्जा होगा। अगर आप ट्विटर चलाना भूल गए तो ये जो बीजेपी के लोग जो कई हजार करोड़ रुपया IT सेक्टर पर खर्च करते हैं, ये हमारे ऊपर हावी होंगे। हमें तीनों से मुकाबला करना है, क्योंकि बहुत बड़ा फंड सरकार के पास में है जो अपना IT सेक्टर, उनकी कंपनियां बना दी इन्होंने। उनसे मुकाबला हमारे जो बच्चे हैं वो करते हैं। अभी जो बड़ी मीडिया हाउस है उस पर भी कोई विश्वास नहीं करना, क्योंकि सारे मीडिया हाउस खरीद लिए गए। जो अपना रोजी रोटी चलाते थे, जो पत्रकार बंधु, जो मीडिया हाउस, जो अखबार और TV चलाते थे, वे सब चैनल खरीद ले गए। अभी सोशल मीडिया के लोग हमारा कितना साथ और कितने दिन तक देंगे? अगर 24 के बाद में यही लोग आएंगे तो बहुत से नए कानून देश में आएंगे। मीडिया हाउसों पे और पाबंदी आएगी,
कैमरा और कलम पे बंदूक का पैरा है और सख्त होगा। तलवार के दम पे ये राज करना चाहते हैं और मजबूती से करेंगे। तो हमको संगठित होकर आंदोलन का रास्ता तैयार करना पड़ेगा। एक पीढ़ी को कुर्बानी देनी पड़ेगी। अपनी आने वाली नस्ल और फसल बचाने के लिए हमको कुर्बानियां देनी पड़ेगी। ये जमीन जभी बचेगी, ये जमीन कुर्बानी मांगती है। इस जमीन के लिए हमको आंदोलन में होना पड़ेगा। हमको बागी और बगावती भी कहिए, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं। जब जरूरत पड़ेगी सब विभाग आपके साथ में होंगे, क्योंकि हमारे ही बीच से जाते हैं सैनिक, आपके साथ में होंगे। सब त्रस्त हैं। जो 4 साल का फौजी जिसको अग्निवीर बताया, वो 4 साल बाद में क्रांतिवीर बनकर आएगा। वो लेगा बदला इनसे। 4 साल की कोई नौकरी होती है? 4 साल में उसका पिताजी रिटायर नहीं होगा। लड़का रिटायर होकर आएगा, पोता, उसका पिताजी जो बापा होगा वो दावत करेगा कि मेरा पोते का रिटायरमेंट है। इनको शर्म नहीं लगती। मतलब आंकड़े बढ़ाने के लिए कि हमने इतनी नौकरियां दे दी, लेकिन इनको देश का नौजवान इनसे जवाब मांगता है। महंगाई का क्या हाल है? जो गरीब आदमी है, सिलेंडर पहले 350-400 रुपए का होता था, आज 1100 रुपए में है। जो हमारी माताएं, जो बहनें हैं, वे लकड़ी चुन चुन के अपने भोजन का इंतजाम आज कर रही। आप जंगलों में, पहाड़ियों और उसमें चले जाओ, लकड़ काट काट के अपने घर पर रख ली और कहते हैं प्रचार कर रहे हैं पूरा। और जो अपने नेताओं का नहीं हुआ, इनके नेता कहां हैं? जिन्होंने पार्टियां खड़ी करी, वे कहां हैं? उनका नाम नहीं आता। क्या किसी आप 10 मिनिस्टरों के आप नाम बता सकते हो? देश की जनता 10 मंत्रियों को जानती है, किसी को, केंद्र के मंत्रियों को? किसी का नाम आता है कहीं? जिसने अपनी पार्टी अम्बेडकर के संविधान को नहीं मानता, उसका मुकाबला आपको करना पड़ेगा। वे किसी को नहीं मानते। वे ना बाबा भीमराव अम्बेडकर के संविधान को मानते, ना वे देश के कानून को मानते। क्योंकि जो ऑर्डर आते हैं ना, वे नागपुर में इनके रिटायर अधिकारी और जज बैठे हुए हैं। वे वहां से टाइप करते हैं कौन से उसमें क्या फैसला देते हैं। क्योंकि अभी वो टाइम नहीं आया कि उनके खिलाफ कोई बोला जाए, लेकिन वो दिन दूर नहीं कि उनके खिलाफ भी बगावती सुर शुरू होंगे। जिसको भी फैसले देते हैं और उनको राज्यसभा पार्लियामेंट में जाना है, क्या कोई देश में ऐसा कानून नहीं है कि उनके फैसलों की जांच हो जाए? किस किस को राज्यसभा किस किस ने दी? क्या उससे बड़ी राज्यसभा है? लेकिन वो टाइम नहीं आया। वो टाइम भी आएगा। वो टाइम भी आएगा तो वो भी हम बोल लेंगे। वे दस्तावेज हम इकट्ठे कर रहे हैं, बोल लेंगे। आएगा वो टाइम भी। अभी कुछ लोग हैं जो पक्ष में बात सुन रहे हैं। लखीमपुर खीरी की जो घटना है, सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में चल रही है। अगर कुछ लोग वहां पे अपने पक्षधर ना होते किसान के, तो अब तक मंत्री का लड़का बाहर होता। अभी 12-13 लोग वे जेल के अंदर है, वो सुप्रीम कोर्ट की ही देन है। एक शब्द भी सरकार हेराफेरी नहीं कर सकती। कोई भी चीज होगी, उसकी कमेटी बनी हुई है। लेकिन हमें दुख है कि जो घटना ही, उसमें 4 लोग हमारे भी अंदर बंद हैं। हमारे पूरा संगठन उसको देखरेख कर रहा है, आंदोलन की भी तैयारी कर रहे हैं और तानाशाह सरकार का मुकाबला भी कर रहे हैं। क्योंकि तानाशाह जब हो जाता है, जब देश में विपक्ष कमजोर होगा तो देश में तानाशाहों का जन्म होगा। और देश में तानाशाहों का जन्म होगा है, और तानाशाह वैचारिक क्रांति से मारा जाएगा। जो तानाशाह है, उसको उसकी जो दवाई है वो विचार क्रांति है, वैचारिक क्रांति। ये वैचारिक क्रांति उनके खिलाफ शुरू हो रही है। अब अपने विचार से, ज्ञान से, अपने विचार से, अपने ज्ञान से, चर्चाओं से आपके साथ में क्या घटना घट रही है, आपको सारा विचार करना पड़ेगा। यही तो था कि 7 साल पहले
हर आदमी कहता था कि एक छोटा बच्चा भी कहता था कि हर घर घर हर 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 घर घर। आज नहीं कहता, आज सब बात उनकी समझिए। वे लड़ाई झगड़े का काम करते हैं। अभी वे 2-3 चीजों पर लगे हुए, वो ध्यान से सुन लेना। वे लगे हुए हैं पंजाब में सिख और हिंदू करवाने पे, झगड़े करवाने पर लगे हुए हैं। हमने वहां के मुख्यमंत्री भगवत मान और केजरीवाल को, इनको भी कहा था कि आप पे आतंकवाद का ठप्पा लगाएंगे, आपके यहां पे झगड़े करवाएंगे, आपके पंजाब में सिख और हिंदू करवाएंगे। जो लड़ना नहीं चाहते, जो आपस में कोई उनका बैर नहीं है, वो करवाना चाहते हैं, बच के रह लेना। ये आपस में खाप पंचायत चलती है मुजफ्फरनगर और पूरा हरियाणा राजस्थान इस बेल्ट में। ये देख रहे हैं कि खाप पंचायतों के झगड़े कैसे हो, उसमें लगे हुए हैं। ये एक पार्टी को तोड़ने का काम करते हैं। अगर परिवार को इकट्ठा चल रहे हैं, कोई पॉलिटिकल परिवार है, उनको भी आपस में तोड़ने का काम कर रहे हैं सब लोग। तो ये तोड़फोड़ के काम करने वाले लोग हैं, ये देश को जोड़ने का काम नहीं करते। ये तोड़फोड़ करने वाले लोग हैं, इनसे बच के रहना। इनका मुकाबला संगठित होकर संघर्ष से इनका मुकाबला हो सकता है, वैसे इनका मुकाबला नहीं हो सकता। हमने बहुत बार हम कहते हैं कि हमारे पुलिस फोर्स के जो जवान हैं, उनकी सैलरियां कितनी है। हमने कहा कि टीचर के बराबर उनकी सैलरी कर दो। उनका मकान जो 800, 600, 700 स्क्वायर फीट में बना हुआ है, उनके जो क्वार्टर हैं, आप उसका साइज बढ़ा दो। तो हमें कहते हैं जी आप तो फोर्स में बगावत की बात करते हो। आप जाके उनके क्वार्टर में अगर रह ले, उसका माँ बाप कहीं से कोई उसका रिश्तेदार आ जाए, कभी कोई पुलिस का जवान आपको अपने क्वार्टर में नहीं ले जा सकता, क्योंकि एक कमरे का क्वार्टर है, उसमें एक बेड आकर दूसरी चीज आती नहीं। हमने कहा कि उनका साइज बड़ा हो, उनकी तनख्वाहें बढ़े। जितने भी हमारे कर्मचारी रिटायर हो रहे हैं, उनकी पेंशन बहाली हो। एक मुद्दा हमारा था, कुछ सरकारें इस पर बात अब करना शुरू करी है। जो कर्मचारी रिटायर हो गया, या तो एमपी और एमएलए जो इनकी तनख्वाहें हैं, तनख्वाह के बाद में जो पेंशन मिलते हैं, ये तो उनकी भी बंद हो, और नहीं तो इनका भी बहाली हो। ये आंदोलन का भी हमारा हिस्सा है। और आप अपने आंदोलन को तेज करें, अपने को संगठित करें, अपना संगठन बनाएं, और जब भी आंदोलन की जरूरत होगी, संयुक्त मोर्चा बोल देगा। आप उस पर ध्यान रखें। हमेशा इस पूरे क्षेत्र में बढ़िया, यहां पे आप खेती करते हो, बढ़िया आंदोलन में भी यहां की हिस्सेदारी रही, और हमेशा गुरुद्वारों का, बाबाओं का इस आंदोलन में बहुत बड़ा योगदान रहा। अगर गुरुद्वारे, बाबा, लंगर चलाने वाले इस आंदोलन में ना होते तो इतना बड़ा आंदोलन हम नहीं कर सकते थे कोई भी। और खाप पंचायतों का और गुरुओं का भी बहुत बड़ा मेल रहा है, क्योंकि हम सब भूल गए थे कि हमारे जो गुरु परंपरा थी, जो हमारे गुरु रहे हैं, और खाप पंचायत के जो लोग रहे, जो चौधरी रहे, उनका क्या संबंध था। जब गुरु गोविंद सिंह जी नांदेड़ गए, तो जाते हैं पंजाब से जब वापस आ रहे थे, तो सोनीपत के पास में एक गांव है नाहरी, उस गांव में वे रुके थे। तो नाहरी गांव खाप पंचायत का गांव है। वो इसलिए रुके थे कि खाप पंचायत के लोग जो चौधरी थे, उनके संबंध थे आपस में। उन्होंने वहां पे कहा कि हम यहां से अब जा रहे हैं और यहां पे किसी को भेजेंगे। तो जब नांदेड़ गए तो बाबा बंदा सिंह बहादुर वहां से उनको वापसी किया। बाबा बंदा सिंह बहादुर 3-4 महीने सोनीपत, जींद, रोहतक, पानीपत, हिसार, मुजफ्फरनगर, मेरठ सब जगह गए। वहां से फौज इकट्ठी करी और 4800 लोग जो खाप पंचायतों के पास में अपनी व्यवस्था रहती थी, जिसको सैनिक बोलते थे, जो लड़ाके थे, जो पहलवान थे, उनको साथ में भेजा। और उसके बाद में सरहंद की तरफ जब बढ़े तो पूरा पंजाब साथ में, और सरहंद फतेह हुई। तो सरहंद फतेह में खाप पंचायतों का, अपने क्षेत्र का बहुत बड़ा रोल था, क्योंकि 175 साल
इन बातों को हुए 100 साल खाप पंचायतों पे बैन रहा अंग्रेजी हुकूमत में और 75 साल देश को आजादी के हो गए, तो 175 साल का बहुत बड़ा गैप आपस में रहा। सब एक दूसरे के आना जाना भूल गए, भाषाएं भूल गए, हमारे क्या संबंध थे वो भूल गए। लेकिन इस आंदोलन की देन है कि 175 साल के बिछड़े हुए परिवार हमको आपस में मिले और ये टूटेगा नहीं अब, ये लंबा चलेगा, इसको कोई अब तोड़ने वाला नहीं है। ये परंपराएं हमारी ऐसे ही चलती रहेगी, गुरुद्वारों की परंपराएं हमारी आगे बढ़ेंगी, ऐसे ही हमारे लंगर और सेवा भाव चलते रहेंगे। ये आंदोलन सत श्री अकाल। तो ये परंपराएं आगे बढ़ेंगी, चलती रहेंगी। इस विचारधारा के साथ में आपने बात सुनी, 4 घंटे हम भी यहाँ पे लेट हुए और अभी 12-1 बजे फिर ट्रेन होगी तो जाएंगे वापसी, क्योंकि कल अम्बाला में राहुल गांधी के साथ में हमारी मीटिंग होगी, जो किसान की जत्थेबंदी के साथ में, वहां बैठ के बातचीत करेंगे और फिर हम नागपुर जाएंगे। हमारा प्रोग्राम यहां से ही बाई रोड जाने का था आगे, लेकिन कल की जो मीटिंग है 9 तारीख की, उसके लिए पूरा प्रोग्राम फिर चेंज करना पड़ा और हमारे 22 फरवरी तक प्रोग्राम कंटिन्यू पूरे देश में लगे हुए हैं। बाबा मोहन सिंह जी को भी आज साथ में आना था, क्योंकि उनका भी बड़ा क्षेत्र ये पड़ता है। तो उन्हें फिर हमने कहा कि क्योंकि कोहरा उस साइड में बहुत पड़ा हो गया है, तो हमने कहा कि हम उनको बता देंगे और हमने उनको फिर मना करा, क्योंकि वे 4-5 दिन पहले ही यहां से गए हैं वापसी, तो उनको वहां पे भी बहुत काम है, उनका भी बड़ा योगदान आंदोलन वहां 28 तारीख की रात को बाबा मोहन सिंह वहां उस जो घटना घटी थी उसमें साथ थे। श्री अकाल। उनको हमने कहा भी कि आप यहां से चल जाओ, या तो झगड़ा होगा, हमारा तो यही शहीदी दिवस यही बनेगा, आप यहां से आप जाओ।